हमने कल उनके बारे में पढ़ दिया था, उनके विवाह वगैरह पढ़ दिया था और उन्होंने जो समाज सेवा किया और फिर राजनीति में आ गए थे। अब आगे देखिए क्या होता है। काला कांकर नरेश राजा रामपाल सिंह मालवीय जी से बहुत स्नेह करते थे। अब आपने देखा ही है कि मालवीय जी का चरित्र कैसा था, वो सच्चे देशभक्त थे और उनका जो स्वभाव था बहुत ही सरल था। इसलिए जो है यही कारण से मेरे ख्याल से जो है काला कांकर नरेश राजा जो रामपाल सिंह जो थे वो मालवीय जी को क्या करते थे, बहुत ही स्नेह करते थे, मतलब प्रेम करते थे। वह उनके गुणों और स्वभाव से बहुत प्रभावित है और वो जो है काला कांकर जी है मालवीय जी के गुणों से और उनके स्वभाव से वे बहुत प्रभावित थे, इसलिए जो है वो उनसे स्नेह करते थे। अब उन्होंने जो है मालवीय जी को वकालत पढ़ने के लिए मजबूर किया। अब इसके बाद में जो है मालवीय जी का इंटरेस्ट तो वकालत पढ़ने में नहीं था, लेकिन जो है वकालत पढ़ने के लिए उन्होंने काला कांकर ने उन्हें क्या किया, मजबूर किया और पढ़ाई के लिए बराबर 200 रुपया खर्च देते रहने का वायदा किया। कितने रुपए? 200 रुपये हमेशा से देने का वादा किया। पर वे वकालत पढ़ना नहीं चाहते। मालवीय जी का इंटरेस्ट उसमें नहीं था, लेकिन इच्छा न रहते हुए भी वह प्रेम भरा अनुरोध न टाल सके। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन इनकी इच्छा है कि मैं वकालत पढ़ूं, तो उनका जो अनुरोध है, उनकी प्रार्थना वो टाल नहीं सके। अब देखिए उसके बाद में विधि की पढ़ाई करने मतलब वकालत की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। अब उन्होंने जो है पढ़ाई वगैरह पूरी हो गई, उसके बाद में वो हाई कोर्ट में वकालत उन्होंने शुरू कर दी। वकालत में उन्होंने थोड़े ही वर्षों में अच्छा नाम कमा लिया। वकालत का कार्य करने से जो है थोड़ा बहुत अच्छा से उनका नाम हो गया, नाम कमा लिया। फिर उसके बाद में देखिए क्या होता है, नाम कमा लिया। अब उसके बाद में वकालत के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय की सबसे बड़ी सफलता चोरी चोरा कांड के, कौन सा कांड? चोरी चोरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लेने की थी। अब फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक के स्थान में एक सनसनीपूर्ण घटना घटी। जनता ने पुलिस थाना जला दिया था। फिर यह मुकदमा चलने पर सेशन जज ने 151 लोगों को फांसी की भी सजा दी थी। उनको क्या मिल गई थी? फांसी की सजा मिल गई थी। अब जब मामला हाई कोर्ट में गया तो पैरवी के लिए जब यह मामला जो था चोरा चोरी कांड का जो मामला था वो कहाँ पर चले गए? हाई कोर्ट में चले गए पैरवी करने के लिए। और वहीं पर जो है इसके यह केस किसको मिल गया था? मदन मोहन मालवीय को बुलाया गया था। उन्होंने इतनी अच्छी बहस की कि सबके सब अभियुक्तों को साफ बचा लिया और उन्होंने इतना अच्छा बहस किया उनसे कि जितने भी चोरी चोरा कांड में जितने भी व्यक्ति थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बचा लिया, उन पर आरोप नहीं लगा। अब उसके बाद में देखिए मदन मोहन मालवीय के जीवन का सबसे बड़ा काम क्या था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का था। जो उनका सबसे बड़ा श्रेय था उनको कि काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की क्या करना है? स्थापना करना है। वह चाहते थे कि देश में कम से कम एक ऐसा विश्वविद्यालय जरूर हो जिस पर भारतीय संस्कृति की क्या हो? छाप हो। इसलिए जो है उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना तेजी से आगे बढ़ने लगी। इसीलिए जो है हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी उसकी योजना बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब क्या है, मालवीय जी की विश्वविद्यालय के लिए झोली लेकर निकल पड़े और देश के कोने कोने में घूमने लगे। अब इसके बाद में मालवीय जी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए वो जो है दूर दूर तक के पहुंचे, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। अब देखिए अंत में 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। कब रखी उन्होंने नींव? 4 फरवरी 1916 को जो है हिंदू विश्वविद्यालय की उन्होंने नींव रखी और पूरे 20 वर्ष तक यानी 1919 से 1939 तक मालवीय जी विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। इसके बाद में क्या हुआ देखिए कि इस विश्वविद्यालय ने बड़ी तेजी से उन्नति की और शीघ्र ही इसकी गिनती देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में भी होने लगी, विश्वविद्यालयों में होने लगी। कौन से? काशी विश्वविद्यालय का नाम प्रमुख विश्वविद्यालयों की गिनती में आने लगा। अब राजनीति के क्षेत्र में भी मदन मोहन मालवीय को
काफ़ी यश मिला था। वह 1909 में लाहौर कांग्रेस के और 1918 में दिल्ली कांग्रेस के प्रधान चुने गए। अब इसके बाद में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन में वह अशोक आंदोलन चला तो उसमें भी वो 2-4 बार कहाँ चले गए थे, जेल चले गए। अब मदन मोहन मालवीय में देश प्रेम, सच्चाई और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनकी बोली में क्या थी, अजीब मिठास थी, शक्कर जैसे मिठास थी। उनकी वाणी बहती गंगा के समान थी। उनकी वाणी जिस प्रकार से गंगा पवित्र और शुद्ध है, उसी प्रकार से उनकी वाणी भी गंगा के समान शुद्ध थी, जिससे कितने ही लोगों को प्रेरणा मिली, जिससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली थी। जब वो भाषण देने लगते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, मतलब मंत्रमुग्ध होने ने मोहित हो जाते थे। जिन लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिलता था वे उनसे प्रभावित हुए बिना न रहते। जैसे जो भी लोग उनके साथ काम करते थे, जिसको मौका मिलता था, वे उनसे प्रभावित बिना नहीं रह सकते थे। जैसे साफ कपड़े वह पहनते थे, उतना ही साफ और निर्मल उनका मन था। जिस प्रकार से वे जितना साफ सुथरा कपड़े पहनते थे, उतना ही उनका साफ सुथरा क्या था, स्वच्छ मन था। उनकी एक बड़ी खूबी यह थी कि मेहनत तो वह खुद करते थे, मेहनत वो स्वयं करते थे, और जब कीर्ति पाने का समय आता था तो दूसरों को सामने करते थे। उनमें एक खूबी अच्छी थी। आज तो हम देखते हैं कि हमने मेहनत की तो हम यहाँ सामने आते हैं, लेकिन उनमें ये खूबियाँ नहीं थी। वे परिश्रम खुद करते थे, लेकिन वो दूसरे लोगों को मौका देते थे, वो दूसरे लोगों को सामने लाते थे और उनकी कीर्ति को फैलाते थे। अपनी ख्याति से वह जहाँ तक हो सकता है बचने की कोशिश करते। वो अपनी कीर्ति को नहीं फैलाना चाहते, मतलब मेरे उपलब्धियाँ ख्याति में सकता अपनी उपलब्धियाँ नहीं पाना चाहते थे। वे यही कोशिश करते थे कि मेरे कार्य के द्वारा सभी लोगों को उपलब्धियाँ प्राप्त हो, यही वे कोशिश करते थे। अब देखिए उसके आगे क्या हुआ। देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसके अलावा देश के नवयुगों के चरित्र निर्माण की ओर भी उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया। जो नए युवक है उनके चरित्र का निर्माण भी उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया। वह कहा करते थे कि बच्चे के पहले 6 वर्षों में उस पर जो प्रभाव पड़ते हैं वे उसके सारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वे ये मानते थे कि जब बच्चा छोटा रहता है और 6 वर्ष का होता है, जो भी उसके जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो उसके सारे जीवन में प्रभावित करती है, वो सारे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए वह चाहते थे कि बच्चों के माता पिता उनकी आरंभिक शिक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान दें। युवकों की उचित शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि सच्चरित्रता हमारे विश्वविद्यालय का मूल मंत्र। उन्होंने अपने विद्यालय का मूल मंत्र यही रखा कि सच्चरित्रता मतलब सच्चा चरित्र ही विश्वविद्यालय का मूल मंत्र है और यही शोभा है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक छात्र को शुद्ध, सात्विक, तेजस्वी और वीर पुरुष और प्रत्येक कन्या को वीर माता बनाना चाहते। वे हमेशा ही चाहते, उनकी शिक्षा का यही था कि हम प्रत्येक छात्र को शुद्ध, सात्विक मतलब किसी प्रकार का ऐसा भोजनों को ग्रहण न करें गलत, तेजस्वी और वीर पुरुष, ताकि वो आगे चलकर अपने देश के लिए कार्य करें, और प्रत्येक कन्या को वीर माता बनाना चाहते थे जो ईश्वर में विश्वास करे, प्रत्येक प्राणी का आदर करे, वीरता के साथ अन्याय का विरोध करे और आत्मसम्मान के साथ जीविका चलाते हुए समाज और देश का कल्याण कर सके। इस प्रकार से वे बनाना चाहते थे। अब आगे देखिए, मालवीय जी का एक बड़ा गुण यह था कि जिस बात को वह ठीक समझते थे उस पर बराबर डटे रहते थे। मालवीय जी पहले यही समझ आते कि यह बात ठीक है तो वह उसे पूरा करके ही छोड़ते थे, वो उसमें डटे रहते थे। भले ही कोई उनका साथ दे या न दे, भले ही जो दूसरे लोग उनका साथ दे या न दे, वे अकेले ही विरोध करते थे। चारों तरफ से विरोध होने पर भी वह अपने विश्वासों पर अटल रहते थे। जब कभी हिंदू विश्वविद्यालय को धन की कमी पड़ जाती थी तो वह झोली लेकर निकल पड़ते थे, और इसी समय जब अगर हिंदू विश्वविद्यालय को अगर किसी प्रकार के धन की कमी हो जाती थी तो वो अपने झोली लेकर के फिर से निकल पड़ते थे। अब उनमें कोई ऐसी विशेषता थी कि जिसके द्वार पर पहुंचते थे वहां से खाली हाथ नहीं लेते थे। वो उनमें एक अच्छी विशेषता ये थी कि अगर वो किसी से भी याचना करते थे, मांगते थे, तो वो खाली हाथ
नहीं लौटते थे, वे अपनी झोली भरकर ही आते थे। अब देखिए, मालवीय जी ने एक और बड़ा काम यह किया कि उन्होंने हिंदी को ऊपर उठाया। उन्होंने हिंदी को क्या ऊपर उठाया, मतलब सबसे सर्वोच्च स्थान तक के पहुंचाया। एक समय था जब अदालतों में हिंदी में अर्जी देना भी बड़ा कठिन काम था, क्योंकि अर्जी देना यानी कि पत्र देना, एप्लीकेशन देना भी बहुत ही कठिन काम था। उन्होंने जी तोड़ कोशिश करके अदालतों में हिंदी का प्रचार करवाया। जहाँ तक संभव होता वह हिंदी में ही क्या करते थे, भाषण देते थे। अब कई बार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच में और विश्वविद्यालय की सभाओं में भी वे हिंदी में बोलते थे। इस प्रकार से मालवीय जी ने तरह तरह से देश की सेवा की। कहने का मतलब था कि जब हमारे देश में अंग्रेजी लोग आए थे तो उन्होंने अंग्रेजी का प्रसार किया था, तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो क्या हो गई थी, क्षुब्ध हो सकती, लुप्त हो गई थी। तो फिर मालवीय जी ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया कि हिंदी को मैं श्रेष्ठ बनाऊंगा। इसलिए वो हमेशा पढ़े लिखे लोगों के बीच में वो क्या बोलते थे, अंग्रेजी न बोलते हुए हिंदी बोलते थे। अब इस प्रकार से मालवीय जी ने तरह तरह से देश की सेवा की। अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी वह उच्च स्थान को प्राप्त किया और उच्च स्थान पर पहुँचे। और उनके राष्ट्र और समाज के सेवा भाव से देश की जनता का दिल जीते, और उनकी जो राष्ट्र और समाज की सेवा के भाव ने जो देश की जनता ने उनका क्या लिया, मन को जीत लिया। उनके निस्वार्थ जीवन की कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें दूसरों के लिए जीना और मरना चाहिए। हमें उनके जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना स्वार्थ न चाहते हुए हमें निस्वार्थ रूप से जीना चाहिए और दूसरों के लिए ही मरना